Hi everyone, welcome to Education Vitamin and let us start our political science revision with this video. इस वीडियो पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं the chapter Politics and the Party System in India which is coming from book 2 of your political science syllabus for class 12th exam. ये चैप्टर आएगा आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए and according to the latest syllabus it is going to consist of two chapters, chapter 2 and chapter 5. Chapter 2, which is Era of One Party Dominance, page 26 to 44 of your NCERT. लेकिन इसमें आपको पार्टीज के बारे में नहीं पढ़ना है, those pages have been excluded. Chapter 5 की बात करें तो this talks about challenges and restoration of Congress system, which includes pages number 82 to 101 of your NCERT book. ये दो चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए जो कि 8 मार्क्स में आपके फाइनल एग्जाम में आ रहा है. Now let us see कि आपको exactly कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. The first topic that you need to cover is the Congress system, then the bi-party system and the multi-party coalition system. एक-एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और सारे important points को हम रिवाइज करेंगे. So make sure you watch this video till the end, and if you are new to my channel, please hit the like button and subscribe to it. Let us start with the chapter now. Our constitution was signed and adopted on 26 November 1949. This you all know. And it came into effect on 26 January 1950. लेकिन इस टाइम पे हमारी जो कंट्री थी that was being ruled by an interim government. मतलब क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हुआ था तो हमारे पास एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जो हमारे कंट्री को गवर्न कर रही थी. तो इसलिए जरूरी था that now we should form the first democratically elected government of the country. अब समय आ गया था अपने खुद की गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का. So the Election Commission of India was set up in January 1950 and Sukumar Sen became the first Chief Election Commissioner. हो सकता है आपको मेरी स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट लगे एनसीईआरटी से, बट ट्रस्ट मी ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर एनसीईआरटी हैव बीन कवर्ड. अब इलेक्शन कमीशन तो बन गया लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे. सबसे पहले एक फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई बहुत आसान काम नहीं था. इसके अलावा जो और चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने थे वो थे ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्री को कैसे बनाया जाए, कैसे डिलिमिट किया जाए, इलेक्टोरल रोल कैसे बनाया जाए. इलेक्टोरल रोल मतलब जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी लिस्ट किस बेसिस पे बनाई जाए. ओवर 3 लाख ऑफिसर्स उनको ट्रेन करना और पोलिंग स्टाफ को जो है कंडक्ट कराना, सिखाना इलेक्शंस, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड टू थिंक अबाउट अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ वोटिंग सूटेबल फॉर इलिटरेट वोटर्स. देखो उस समय पे इंडिया की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो थी इलिटरेट. तो ऐसे में उन इलिटरेट वोटर्स के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की जाए वोटिंग की जो फ्री और फेयर हो, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. तो जो पहले जनरल इलेक्शंस थे वो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक कंडक्ट किए गए, क्योंकि इतना समय इन चीजों के लिए लग गया था. और इनको फिर भी हम 1952 इलेक्शंस कहते हैं क्योंकि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो वोटिंग हुई थी वो जनवरी 1952 में ही हुई थी. सो 1950 में इलेक्शन कमीशन बनने के 2 साल बाद जो है ऑलमोस्ट हमारे पहले जनरल इलेक्शंस 1952 में हुए. अब जब ये इलेक्शंस हमारे कंट्री में हुए तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो पहले तीनों जनरल इलेक्शंस में जो कि 1952, 57 और 62 में हुए थे उनमें तीनों में इस पार्टी ने डोमिनेट किया था. इसी सिस्टम को जो है कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है कि पहले तीनों जनरल इलेक्शंस में द इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड द जनरल इलेक्शंस. कांग्रेस जो थी रूलिंग पार्टी की तरह भी एक्ट करती थी और ऑपोजिशन पार्टी की तरह भी एक्ट करती थी. इसीलिए जो है इस पीरियड को 1952 से लेकर 67 तक का जो पीरियड है इसको हम कांग्रेस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसी पार्टी की जो है एब्सोल्यूट डोमिनेंस उस समय पे थी. अब अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो मोस्ट केसेस में जो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी थी it was ensured by compromising democracy. This I'm talking about other countries. वहां पे क्या होता था, वहां भी वन पार्टी डोमिनेंस थी, लेकिन वो जो वन पार्टी डोमिनेंस थी वो कैसे होती थी, कंट्री की डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके.
कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही पार्टी को रूल करने की परमिशन देता है. इट परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, यहाँ पर वन पार्टी जो स्टेट है दे आर ड्यू टू इलीगल एंड मिलिट्री मेजर्स. यहाँ पे मिलिट्री को जो है रूल करवाया जाता है, जिस वजह से वन पार्टी रूल जो है वो लीगल है. तो ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज में कभी वन पार्टी रूल नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में वन पार्टी रूल डेमोक्रेसी की वजह से था, और कंट्रीज में जो है बाकी अलग अलग रीजंस की वजह से था. अब अगर हम देखें कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कांग्रेस ने पहले तीनों जनरल इलेक्शंस को डोमिनेट किया, दीज वर दी reasons behind its dominance. Number one, its important role in the national movement. देखो, नेशनल मूवमेंट में अपनी फॉर्मेशन से लेके इंडिपेंडेंस तक कांग्रेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो था वो निभाया था. तो वही जो इमेज थी कांग्रेस ने कैरी की थी नाउ एज अ पार्टी ऑल्सो, एज अ नेशनल पार्टी ऑल्सो. तो उसी वजह से इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, एंड दैट इज व्हाट लेड टू इट्स डोमिनेंस. सेकेंड रीजन था कि it was the only party to have an organizational spread all over the country. बाकी पार्टीज जब तक समझ पाती कि हो क्या रहा है, ऑलरेडी तब तक कांग्रेस बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी और पूरी कंट्री में स्प्रेड हो चुकी थी. थर्ड रीजन वाज मोस्ट पॉपुलर एंड कैरिज्मेटिक लीडर्स. जो भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, वो ही अब जो है पॉलिटिकल लीडर्स के फॉर्म में इलेक्शंस लड़ रहे थे. सो जो इमेज एसोसिएटेड थी उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं वो बहुत ही पॉपुलर थी, एक बहुत ही कैरिज्मेटिक इमेज थी, एंड दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द विन ऑफ कांग्रेस पार्टी. द कोalition नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी. कोaliशनल नेचर मतलब अपनी फॉर्मेशन के टाइम से ही कांग्रेस ने अपने अंदर अलग अलग फैक्शंस को, अलग अलग आइडियोलॉजीज को जो है अपने अंदर समाहित करके रखा, अपने अंदर इकट्ठा रखा, यूनाइट करके रखा. इसी वजह से जो है, इस कोएलिशनल नेचर की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है डोमिनेट कर पाई. अब 1960 की अगर हम बात करें, 60s की, तो ये एक डेंजरस डेकेड था क्योंकि बहुत सारी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल और रीजनल डिविजन्स, कम्युनिटी के बेसिस पे जो है बहुत ज्यादा डिविजन्स हो गई थी सोसाइटी के अंदर. रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा थी. किसी रीजन को लगता था कि हमें प्रॉपर जो है रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रहे हैं. तो अलग अलग वेज में जो है प्रॉब्लम्स कंट्री के सामने खड़ी हुई थी. तो इस डेकेड को हम डेंजरस डेकेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम इंडिया के सामने दो वॉर्स इंडिया ने लड़ी. एक तो 1962 की इंडिया चाइना वॉर एंड द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर. तो ऐसे समय में जब ऑलरेडी आवर कंट्री वाज ग्रैपलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, हमारी कंट्री के सामने ये दो बड़ी समस्याएं और थी इन द फॉर्म ऑफ टू मेजर वॉर्स. अब इसकी वजह से दो चीजें हो सकती थी. या तो बिल्कुल फेल हो जाता हमारा ये जो डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में इनिशियली हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स भी स्केप्टिकल थे कि हाँ, हमें डेमोक्रेसी लानी भी चाहिए इंडिया में या नहीं. तो हो सकता था कि जो डेमोक्रेसी का ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये पूरी तरह से फेल हो जाता, या फिर पूरी की पूरी कंट्री भी डिसइंटीग्रेट इस समय पे हो सकती थी. इतने डेंजरस सिचुएशंस इस टाइम पे पैदा हो गए थे. अब क्या हुआ, पॉलिटिकल सक्सेशन की बात कर लेते हैं. जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद मई 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री टिल जनवरी 1966. अब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ जो है काफी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में ताशकंद में हो गई ऑन जनवरी 10, 1966, राइट. अब शास्त्री जी की डेथ के बाद जो है, अब उनका सक्सेसर कौन बनेगा, पीएम की पोस्ट कौन लेगा, यहाँ पर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में एक टसल शुरू हुआ. लेकिन इंदिरा गांधी वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर. अब जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट मतलब जो पावरफुल ग्रुप था मिनिस्टर्स का विद इन द पावरफुल लीडर्स विद इन द कांग्रेस, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर बनने में, जबकि शी वाज इनएक्सपीरियंस्ड. इन लोगों ने अज्यूम किया कि शी वुड डिपेंड ऑन द सिंडिकेट, की अगर हम किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बनाएंगे जो कि स्ट्रांग होगा, वो शायद सिंडिकेट की बात नहीं सुनेगा, वो अपनी मनमानी करेगा. लेकिन अगर हमें सिंडिकेट का अपर हैंड रखना है तो हमें इंदिरा गांधी को जो है प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए. तो अपना अपर हैंड रखने के लिए सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया.
डिस्पाइट द इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लीडरशिप, अब यहाँ इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन था, लेकिन ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर था ये बहुत ही ज्यादा पीसफुल था। और इसी को जो है एज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी देखा गया कि इतनी बड़ी पोस्ट के लिए उसको संभालने के लिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए जब टसल हुआ, लेकिन बहुत ही पीसफुली जो है ये ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिया की जो डेमोक्रेसी थी वो मेच्योर हो चुकी थी। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के टेन्योर की बात करें, जो कि 64 से लेके 66 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया ने मेजरली दो चैलेंजेस फेस किए थे। पहला था द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड द फूड क्राइसिस, जिसको हम मॉनसून फेलियर भी कहते हैं। ये इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मॉनसून फेलियर। तो ये दो मेजर चैलेंजेस हमें उस टाइम फेस करने पड़े। शास्त्री जी ने इसी समय जो है स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, ताकि हम लोग जो है इन चैलेंजेस को फेस कर पाए। जय जवान बिकॉज ऑफ द वॉर, सो हेल द सोल्जर्स, एंड फूड क्राइसिस बिकॉज ओनली आवर फार्मर्स कुड हेल्प अस कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। तो जय किसान। ये जो ताशकंद अग्रीमेंट था ये साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ताशकंद। ताशकंद जो है सोवियत यूनियन में है 1966 में। ये ताशकंद अग्रीमेंट जो था ये साइन हुआ था बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एंड मोहम्मद अयूब खान ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। ओके, ताशकंद एग्रीमेंट के बाद जो है बात कर लेते हैं इस ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस की, कि इस समय पे जो हमारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी वो क्या क्या थी। सबसे पहले तो मॉनसून का फेलियर। आपको पता ही है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि अब तो चलो इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, लेकिन अगर हम उस समय की बात करें, 1960s की बात करें, तो फार्मर्स वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी मॉनसून्स। तो अगर मॉनसून नहीं आएगा, ऑफ कोर्स देयर क्रॉप इज गोइंग टू फेल। तो मॉनसून के फेलियर की वजह से फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में शॉर्टेज हो गई। जितने भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, ऑल ऑफ देम हैड डिप्लीटेड, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से काफी चीजें, तो उस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे डिप्लीट हो गए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो डिक्लाइन होना ही था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में राइज हो गया, क्योंकि दो लड़ाइयां, दो इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स इंडिया ने लड़ी, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा ड्रॉप आया, और पूरी कंट्री में जो है वाइड स्प्रेड तरीके से अकाल पड़ गया, ड्रॉट आ गया, जिसे कहते हैं सूखा पड़ना। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन से हमारी कंट्री इस समय गुजर रही थी। तो ये जो फोर्थ जनरल इलेक्शन है 1967 वाला, इसको हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी कहते हैं, क्योंकि इस समय क्या हुआ, जो अपोजिशन पार्टी से, देखो अब तक तो सिर्फ कांग्रेस का ही एक आधी मत चलता आ रहा था, लेकिन अब जो है अपोजिशन पार्टीज ने क्या किया, पब्लिक को मोबिलाइज करना शुरू किया। अब लोगों ने अपोजिशन पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को जो है फेवर करना शुरू किया। तो इस इलेक्शन की वजह से इसका जो रिजल्ट था इलेक्शन का, 1967 के इलेक्शन का जो रिजल्ट था, इसको हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए कहते हैं क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार जनरल इलेक्शन में हार का सामना किया। द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, और सबसे कम सीट्स आज तक जितनी उसको मिली थी अभी तक के 3 जनरल इलेक्शंस में, उसमें सबसे ज्यादा जो कम सीटें थी वो 1967 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को मिली। और 9 स्टेट्स में जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाई कांग्रेस। ये कौन कौन से 9 स्टेट्स थे? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, केरला एंड हरियाणा। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कांग्रेस नहीं कर पाई। इसके बाद बात करेंगे स्प्लिट की। तो कांग्रेस पार्टी में जो है अब एक स्प्लिट हुआ। ये जो सिंडिकेट था, मतलब ये जो पावरफुल मेंबर्स थे कांग्रेस के, जो पुराने कांग्रेसमैन थे, काफी पुराने और पावरफुल जो लोग थे कांग्रेस के अंदर, उनके बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में जो है, और जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स हैं, इनके बीच में बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने सपोर्ट किया वीवी गिरी का, राइट। विद द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी एंड द डिफीट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो सिंडिकेट था उन्होंने नॉमिनेट किया था एन संजीवा रेड्डी को फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट, लेकिन इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स ने किया था वीवी गिरी को, और वीवी गिरी वन द इलेक्शन। तो इस वजह से जो है कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कांग्रेस ओ
एंड कांग्रेस आर। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, इस डिवीजन और स्प्लिट के बारे में। तो बेसिकली ये सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो स्प्लिट थी कांग्रेस के, अब दो हिस्से हो गए। पहले तो उसकी हार हुई 1967 के इलेक्शंस में, उसके बाद कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने जो ये उनकी जो हार थी, शी रीस्टैब्लिश्ड द कांग्रेस विद द स्लोगन रिमूव पॉवर्टी, मतलब गरीबी हटाओ। तो इस स्लोगन के बेसिस पे, इसके आधार पर शी अगेन ट्राई टू गिव another victory to her party and she reclaimed the lost land of her base, और दोबारा से उन्होंने कांग्रेस को जो है एस्टैब्लिश किया। सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसको नॉन कांग्रेस का नाम दिया। नॉन कांग्रेस जो भी पार्टीज थी वो सब एक साथ आई, दे केम टुगेदर इन द स्टेट्स आफ्टर द 1967 इलेक्शंस, और कांग्रेस ने जो है एक यूनाइटेड लेजिस्लेटिव पार्टी जो है एंड इट फॉर्म्ड एसवीडी, और जो गवर्नमेंट थी एसवीडी की, इट वाज फॉर्म्ड इन पंजाब कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफेक्शन की डिफेक्शन क्या होता है। देखो, जब भी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो इलेक्शन लड़ता, किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़कर वो जीत जाता है, राइट, लेकिन इलेक्शन को जीतने के बाद जो है वो उस पार्टी को छोड़कर किसी और दूसरी पार्टी को जब ज्वाइन कर लेता है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्शन। When a public representative wins the election symbol of a particular party and after winning the elections joins another party, we call this defection. तो इसके लिए फेमस थे मिस्टर गयालाल, ही वाज अ कांग्रेस एमएलए फ्रॉम हरियाणा, और इन्होंने 3 बार जो है पार्टी को चेंज किया एक ही फोर्टनाइट में, मतलब विद इन 15 डेज ही चेंज हिज पार्टी 3 टाइम्स आफ्टर द 1967 इलेक्शंस। तो इन्हीं के बाद जो है दिस कॉन्सेप्ट बिकेम रिलेटेड टू डिफेक्शंस। अब सिंडिकेट, जिसकी बात मैंने आपसे पहले भी की थी, जो कि कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ था, उस सिंडिकेट के जो मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, who had control over the Congress party, they were K. Kamraj, S.K. Patil, K.S. Nijalingappa, Atulya Ghosh and N. Sanjeeva Reddy. So they were members of the syndicate जिनका बहुत पावरफुल कंट्रोल था कांग्रेस पार्टी में। अब ये जो मेन रीजन था स्प्लिट का, वो था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969। देखो हुआ क्या कि उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई, तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो थी वो खाली हो गई, इट फेल वेकेंट। तो मिसेस गांधी ने जो है, उनकी रिजर्वेशंस थी, शी डिड नॉट वांट एन संजीवा रेड्डी टू बी नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट। लेकिन सिंडिकेट ने क्या किया, उनके ओपोनेंट जो थे एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा एट दैट टाइम मिस्टर एन संजीवा रेड्डी को जो है प्रेसिडेंशियल सीट के लिए नॉमिनेट कर दिया। मिसेस गांधी डिड नॉट वांट दैट टू हैपन। तो इनकी जो इन्होंने कैसे रिटेलिएट किया फिर गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, इन्होंने उस टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर वीवी गिरी, उनको बोला कि आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एंड शी ओपनली कॉल्ड फॉर अ कॉन्शियस वोट। कॉन्शियस वोट मतलब कि एमपी और एमएलए जो है कांग्रेस के, दे शुड बी फ्री टू वोट, वो जिसको वोट देना चाहें। देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है, वो आम सिटीजन्स नहीं करते हैं, वो एमपीज और एमएलए करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वी शुड गो फॉर अ कॉन्शियस वोट, मतलब जिसको वोट करने का मन है उसको वो वोट फ्रीली कर सकता है, आप किसी भी प्रेशर में आके जो है वोट मत कीजिए। सो अल्टीमेटली क्या इसका रिजल्ट आया कि वीवी गिरी जो है ही वाज विक्टोरियस इन द इलेक्शंस, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, एंड संजीवा रेड्डी गॉट डिफीटेड, राइट, जो कि ऑफिशियल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे एंड संजीवा रेड्डी, जिनको सिंडिकेट ने नॉमिनेट किया था, वो इस इलेक्शन में हार गए और वीवी गिरी जो है वो जीत गए। So because of this defeat of the official Congress candidate, इसकी वजह से स्प्लिट हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर। अभी जो स्प्लिट थी, it was projected as an ideological divide between the socialists and the conservatives, between the pre-poor and the pro-rich। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्प्लिट थी ये एक्चुअल स्प्लिट नहीं थी। उन्होंने बोला कि ये हमारी आइडियोलॉजी की स्प्लिट है बिटवीन सोशलिस्ट्स एंड कंजर्वेटिव्स, between the ones who are pro poor and the ones who are pro rich। तो कांग्रेस जो थी दो पार्ट्स में इसके बाद डिवाइड हो गई। कांग्रेस ओ which was called the organization, जो कि सिंडिकेट ने इसको सपोर्ट किया था। ओ का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पुराने सारे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इसमें थे, एंड द कांग्रेस आर which is also called the requisitionist कांग्रेस, ठीक है।
सो रिक्विजिनिस्ट कांग्रेस जो थी ये और कांग्रेस ओ जो थे, इसमें कांग्रेस जो थी वो डिवाइड हो गई. देयर वर टू पार्ट्स नाउ, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर. नाउ इसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई कि ये जो इंटीग्रेशन, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम के जहाँ पे किंग्स और प्रिंसेस का रूल था, उनका जो था इंटीग्रेशन हुआ था हमारी कंट्री में, हमारे ही कंट्री के अंदर. ठीक है, पहले इनके सेपरेट सेपरेट किंगडम्स होते थे, लेकिन फिर इनको इंटीग्रेट कर लिया था हमारी कंट्री में. लेकिन इनको पहले एक अश्योरेंस दी गई थी कि प्रिंसली स्टेट के रूल्स के बाद जो है रूरल की जो फैमिलीज हैं, दे विल बी अलाउड टू हैव सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि हम आपका जो ये किंगडम है वो तो ले लेंगे, आप जो है किंग विंग तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको हम अलाउ कर देंगे रखनी, और आपको एक ग्रांट दी जाएगी हेरिडिटी में. ठीक है, एक गवर्नमेंट अलाउंस दिया जाएगा जो आपको मिलता रहेगा, अपना राशन भत्ता जो आपका गुजारा पानी है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता रहेगा. ठीक है, इस बेसिस पे जो है आप अपने स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दीजिए. तो इस ग्रांट को कहा जाता था प्राइवी पर्स. राइट, तो जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स थे इनके रूलर्स को ये बोला गया कि आप जो है थोड़ा सा हिस्सा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का रिटेन कर सकते हैं, और जो है आपको गवर्नमेंट अलाउंस दिया जाएगा ताकि आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर पाए. तो इसी को प्राइवी पर्स नाम दिया गया. ना अभी जो 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस की हार हुई थी, इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक 10 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया. इसमें क्या क्या था, टू मेक श्योर कि उनकी पार्टी इस बार जीते. नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, उन्होंने प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. प्राइवेट पर्स को उन्होंने अबॉलिश कर दिया कि ये जो ग्रांट दी जाएगी रूलर्स को, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. इसके अलावा गवर्नमेंट ने फूड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उस वक्त ड्रॉट की वजह से और मॉनसून्स की रेगुलरिटी की वजह से बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड फूड की शॉर्टेज हो गई थी. तो गवर्नमेंट ने जो है फूड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया. लैंड रिफॉर्म्स लाए गए. लैंड रिफॉर्म्स एज यू नो द लैंड सीलिंग एक्ट एंड ऑल, जो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छे से पता है. तो लोगों को खुश करने के लिए, एक अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमें डेवलपमेंट लेके आनी है इन सेक्टर्स में, वी आर रियली वरीड फॉर द पुअर पीपल. तो हमें जो है ये सारे चेंजेस, दीज चेंजेस आर व्हाट शी ब्रॉट अबाउट. अब 1971 के इलेक्शंस की बात करते हैं. 67 में तो हार हो गई कांग्रेस की. 1971 में की इलेक्शंस में जो है जितनी भी मेजर नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज थी, इन लोगों ने एक अलायंस फॉर्म किया जिसको हम कहते हैं द ग्रैंड अलायंस. ओके, तो जितनी भी इनके ऑपोजिशन मेन पार्टीज थी, सबने एक बड़ा अलायंस फॉर्म किया. इसमें कौन कौन थे, द एसएसपी, द पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल. ऑल ऑफ देम केम टुगेदर अंडर द ग्रैंड अलायंस. और जो रूलिंग पार्टी थी, दे हैड एन अलायंस विद द सीपीआई, which is the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो इंदिरा गांधी ने जो है एक पॉजिटिव प्रोग्राम फॉरवर्ड किया इन द फॉर्म ऑफ द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ, ताकि वो इंडिया के जो पुअर हैं उनकी वोट्स अपनी तरफ खींच सके. शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इसलिए उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज किया कि भाई पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ करेंगे तो वहां के वोट्स आएंगे. सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स की, कौन कितनी जमीन को, पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, किसी के पास बहुत कम लैंड होती थी. तो इक्वल जो है लैंड सबके पास हो, इसके लिए द लैंड सीलिंग एक्ट वाज ब्रॉट. लेकिन उसके अंदर इतने सारे जो थे डिफॉल्ट्स थे कि वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई, बट शी ट्राइड. अर्बन प्रॉपर्टी को भी उन्होंने सीलिंग लगानी शुरू की. रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस, कि जो भी राजा महाराजाओं को प्रिविलेजेस आ रही हैं उनको कम करो. इनकम की जो डिस्पैरिटीज हैं, अपॉर्चुनिटी की जो डिस्पैरिटीज हैं उनको कम करो. ये सारी चीजों पे उन्होंने फोकस किया इलेक्शंस जीतने के लिए. नाउ लेट अस कम टू द रिजल्ट्स कि 1971 में जो जनरल इलेक्शंस हुए उनके रिजल्ट क्या थे. कांग्रेस आर और सीपीआई के जो टोटल वो नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 375. मतलब कांग्रेस आर वाज लेड बाय इंदिरा गांधी एंड द सीपीआई, इनका जो कोalition था दे वन 375 सीट्स. जो बड़ा एक कोalition था दूसरा, जो ग्रैंड अलायंस जो था, इनकी 352 सीट्स आई, जिसमें कि कांग्रेस आर जो थी, ये कांग्रेस आर की 352 थी और 23 जो थी वो सीपीआई की थी.
दोनों को मिला के दे गॉट टोटल ऑफ 375 सीट्स। तो इस कोalition की जो है टोटल 375 सीट्स मिलके आई, कांग्रेस आर और सीपीआई की। कांग्रेस ओ की अगर बात करें, जो कि सिंडिकेट की का जो फैक्शन था, उनको सिर्फ 16 सीटें मिली, और जो ग्रैंड अलायंस था, जितनी भी जो पार्टीज थी जो कांग्रेस के खिलाफ आई थी उठकर, उनको लेस देन 40। तो बहुत ही बड़े मार्जिन से वंस अगेन द कांग्रेस पार्टी केम इनटू पावर। अब बात करें रेस्टोरेशन की कांग्रेस के, तो देखो ये जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, इट ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। तो जैसे इसकी पॉपुलैरिटी पहले थी वैसी ही अब भी हो गई, लेकिन अब ये जो पार्टी थी इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। पार्टी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। अब ये जो पार्टी थी, पहले इसका कोई एक लीडर नहीं होता था, लेकिन अब जो था इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ अ सुप्रीम लीडर इन द फॉर्म ऑफ इंदिरा गांधी। तो अब पहले वाली कांग्रेस ना होकर अब ये एक सिंगल लीडर पे डिपेंडेंट पार्टी बन गई। इट सम what had a somewhat weak organizational structure। इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो भी काफी वीक था। इस कांग्रेस में जो थे अब कोई फैक्शंस नहीं थे, दस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस, क्योंकि ओपिनियन के बेस पे ही तो इनमें बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ था। तो पहले वाली जो कांग्रेस पार्टी थी उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था कि वो बहुत सारे ओपिनियंस को भी साथ लेकर चलती थी, लेकिन ये जो नई कांग्रेस पार्टी आई थी ये इतने सारे ओपिनियंस को अपने अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाई, इंटरेस्ट को अकोमोडेट नहीं कर पाई, जबकि इलेक्शंस ये जीती। ये जो थी कुछ सोशल ग्रुप्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, जिसके वोट्स इनको आए थे, राइट, जिनको उन्होंने टारगेट किया था। कौन कौन थे ये सोशल ग्रुप्स जिन्होंने कांग्रेस को पावर में लेके आए थे दोबारा? द पुअर, जो गरीबी हटाओ जो इनका स्लोगन था, उसने यहाँ काम किया था। द वुमेन, द दलित्स, आदिवासी, माइनॉरिटीज। तो ये था इनका वोट बैंक, जिसकी वजह से कांग्रेस अगेन केम टू पावर। सो दिस वाज अ न्यू कांग्रेस दैट हैड इमर्ज्ड। तो यही सिग्निफिकेंट डिफरेंस थे इस न्यू कांग्रेस में और उस पुरानी कांग्रेस में जो इस इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टी बनी थी। So Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of Congress system itself। कांग्रेस का पूरा नेचर ही, पूरा स्ट्रक्चर, सब कुछ उन्होंने जो है पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब ये जो गरीबी हटाओ स्लोगन इंदिरा गांधी जी ने दिया था, which was a major reason why कांग्रेस came into power again, इसकी पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज। जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस होते थे सोसाइटी के, उनको टारगेट करके उनका वोट जीतने की कोशिश की मिसेस इंदिरा गांधी ने। स्पेशली कौन कौन लोग? लैंडलेस लेबरर्स, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, दलित्स जिनको हमेशा से सोसाइटी में जो है ऑस्ट्रेसाइज करके रखा जाता था, आदिवासी जो ट्राइबल्स होते हैं, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बेरोजगार यूथ है हमारी कंट्री की, उनको यहाँ पे टारगेट जो है उन्होंने किया। The slogan of गरीबी हटाओ and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी to build an independent nation wide political support base, कि पूरे नेशन के अक्रॉस उनका इतना बड़ा एक सपोर्ट बेस बन जाए कि कोई चाहकर भी उनकी पार्टी को जो है पावर से हटा ना पाए। इसी वजह से इंदिरा गॉट अ कंप्लीट मेजॉरिटी इन द 1971 इलेक्शन। जो 375 सीट्स उनको और सीपीआई के उसको मिली कोalition को, दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड इट। द कांग्रेस आर एंड सीपीआई अलायंस वन मोर सीट्स एंड वोट्स देन कांग्रेस हैड एवर वन। तो सीपीआई के साथ जुड़कर तो उनको आज तक इतनी सीट्स कभी नहीं मिली जितनी अब इस इलेक्शन में 1971 के इलेक्शंस में उनको मिली थी, जो पहले 4 जनरल इलेक्शंस हुए थे। ओके, now let us discuss about the next topic। This was all about the Congress system। Now let's talk about the two party system। अब देखो हुआ क्या कि इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड फ्रॉम 1975 टू 1977। तो इस इमरजेंसी के एंड होने के बाद जो है जो इसके बाद जो जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें जो मेजर अपोजिशन पार्टीज थी, they came together and they formed a new party called the जनता पार्टी। तो इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी का जो इमेज थी वो काफी खराब हो गई थी, एंड इसी चीज का फायदा जो है इन ऑपोजिशन पार्टीज ने उठाया। they came together and formed a new party called the जनता पार्टी and they accepted the leadership of Mr. जयप्रकाश नारायण। तो इनके अंडर ये जनता पार्टी बनती है।
इसके बाद क्या हुआ, सम कांग्रेस लीडर्स केम आउट एंड फॉर्म्ड अ सेपरेट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। तो और फर्दर जो है स्प्लिट हुई कांग्रेस में, और कुछ लीडर्स ने आके अपनी अलग से जगजीवन राम जी के अंडर एक पार्टी बनाई। इस पार्टी को नाम दिया गया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और ये बाद में जनता पार्टी के साथ जो है मर्ज हो गई। जनता पार्टी जो है उन्होंने इस इलेक्शन को एक रेफरेंडम की तरह ट्रीट किया ऑन द इमरजेंसी। देखो, रेफरेंडम का मतलब होता है जब भी कोई लॉ पास हो और जो कॉमन पब्लिक है उस पर डायरेक्टली वोट करके डिसाइड करे, उसको हम रेफरेंडम कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो इलेक्शन था ये इमरजेंसी के मुद्दे पर इन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा सेंट्रल इशू बनाया। इमरजेंसी के दौरान जो जो ज्यादतियां हुई थी उसके बेसिस पे जो है इन लोगों उस चीज को इन लोगों ने कैश इन करने की कोशिश की, and they made this election into a referendum on the emergency. For the first time since independence, the Congress party was defeated. आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो है जनरल इलेक्शन हार जाए, लेकिन इस बार 1977 के जनरल इलेक्शंस में पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है जनरल इलेक्शंस हार गई, और सिर्फ 154 सीट्स जो है कांग्रेस को मिल पाई। जनता पार्टी और उनके जो अलाइज थे इनकी दे गॉट ऑलमोस्ट 330 सीट्स आउट ऑफ द 542 सीट्स इन द लोकसभा। और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा मैसिव इलेक्टोरल वेव थी अगेंस्ट द कांग्रेस, क्योंकि इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट था वो ज्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड था, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा फील किया गया। तो जनता पार्टी लैक डायरेक्शन, लेकिन जनता पार्टी जो थी हालांकि इनके पास सीट्स थी, इनकी मेजोरिटी थी, लेकिन इनके पास कोई क्लियर कट डायरेक्शन, कोई क्लियर कट लीडरशिप और एक कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इन्हीं रीजंस की वजह से जो है जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर फंडामेंटल चेंज जो है हमारी पॉलिसीज में नहीं लेके आ पाई, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो नहीं बना पाई। The Janata government could not bring about a fundamental change in the policy from those pursued by the Congress. कोई ज्यादा चेंज इनके अंदर नहीं आ पाया, और जनता पार्टी भी जो थी उसमें एक स्प्लिट हुई, और जो गवर्नमेंट थी विच वॉज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। तो बनने के बाद ही जैसे इन लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म की, जनता पार्टी में हो गई एक स्प्लिट, और जो एक गवर्नमेंट मिस्टर मोरारजी देसाई जी ने बनाई थी इसने अपनी मेजोरिटी लूज की इन जस्ट लेस देन 18 मंथ्स। तो 18 महीने भी इनकी सरकार नहीं टिक पाई। एक और गवर्नमेंट जो है बनाई गई विच वाज हेडेड बाय चरण सिंह, और उनको अश्योरेंस दी गई कि आपको जो है कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी चरण सिंह जी को जो है सपोर्ट कर रही थी कि आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस ने बाद में डिसाइड किया कि हम अपना सपोर्ट जो है विदड्रॉ कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चरण सिंह की जो गवर्नमेंट थी वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, ओनली फॉर 4 months इट कुड बी देयर इन द लोकसभा। तो इसके बाद जो है फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस कराए गए जनवरी 1980 में, और जनता पार्टी को इस बार जो है बहुत बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ा। इट सफर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट। अगेन कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, जिन 1971 वाली विक्ट्री को उन्होंने फिर से दोहराया 1980 के इलेक्शंस में, एंड इट वन अबाउट 353 सीट्स एंड केम बैक टू पावर। तो ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ हमने देखा कि कांग्रेस की जो मोनोपोली थी कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुई है 1977 के इलेक्शंस में, और यही वो टाइम था जब दो पार्टीज कम से कम इंडिया में देखी गई जिनके आपस में बीच में टसल चला। दैट इज व्हाई वी कॉल इट द बाई पार्टी सिस्टम। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मोनोपोली थी, इसलिए उसको हम कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बाई पार्टी सिस्टम। अब हम बात करेंगे द मल्टी पार्टी सिस्टम की, कि इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम कब हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। इसी की वजह से जो है मल्टी पार्टी सिस्टम का जो एरा था वो स्टार्ट हुआ। ये जो डेवलपमेंट थी इट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक पार्टी सिंगल पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है लोकसभा में, तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, उसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो अब जो है एक नया एरा, एक नया दौर शुरू हुआ कोalition गवर्नमेंट्स का एट द सेंटर, जिसमें कि रीजनल पार्टीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू किया इन फॉर्मिंग द रूलिंग अलायंसेस, क्योंकि वो जो वोट्स थे
जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए चाहिए थे वो होते थे रीजनल पार्टीज के पास। तो इलेक्शंस ऑफ 1989 के बाद जो है बहुत लंबा फेज कोalition पॉलिटिक्स का इंडिया में शुरू हुआ। उसके बाद से 11 गवर्नमेंट्स जो है सेंटर में बन चुकी हैं। ऑल ऑफ देम हैव ईदर बीन कोalition गवर्नमेंट्स और माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो कि दूसरी पार्टीज ने उसको सपोर्ट किया लेकिन उन पार्टीज ने गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसी 11 सरकारें 89 के बाद हमारे देश में बन चुकी हैं। In this new phase, any government could be formed only with the participation or support of many regional parties. तो इस मल्टी पार्टी दौर में जो है रीजनल पार्टीज को जो है एक बहुत ही ज्यादा उभरते हुए पावर के रूप में देखा गया। उनके सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट फॉर्म कर पाना वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये कौन कौन सी सरकारें थी? नेशनल फ्रंट विच वाज फॉर्म्ड इन 1989, द यूनाइटेड फ्रंट, ये मेजर कोलिशंस है। यूनाइटेड फ्रंट विच वाज फॉर्म्ड इन 1996 एंड 1997। इसके बाद द एनडीए विच वाज फॉर्म्ड इन 1997, द बीजेपी लेड कोलिशन इन 1998 and the NDA again in 1999, 2014 and 2019. इसके अलावा भी अगर बात करें तो यूपीए जो 2004 एंड 2009 है, दिस इज ऑल्सो अ कोलिशन गवर्नमेंट। 2004 की इलेक्शंस में जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है कोलिशंस में अपनी एंट्री शुरू की एंड इसी की वजह से जो है एनडीए जो कि एक अलायंस था दैट वाज डिफीटेड एंड अ न्यू कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस व्हिच वाज कॉल्ड द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और यूपीए केम इनटू पावर। तो इससे पहले बीजेपी ने स्टार्ट किया था कोलिशन, लेकिन 2004 में एंट्री की कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट्स की। ये जो गवर्नमेंट थी इसको लेफ्ट फ्रंट पार्टी से सपोर्ट मिला और इसने जो है 2 टर्म्स एक रो में कंप्लीट की, मतलब 2 बार इनको इलेक्ट किया गया एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दीज 2 टर्म्स। अब रीजन क्या है इन कोलिशन गवर्नमेंट्स के राइज के पीछे, क्यों ये कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई, ये देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का वीकन होना। पॉलिटिकल पार्टीज में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही जितनी पहले थी। जो क्लियर कट आइडियोलॉजीज, जो ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर पहले थी, वो कहीं ना कहीं अब फिनिश हो गई। इसके बाद इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, emergence of regional parties and their increasing role in formation of the government. So regional parties का जो rise था वो भी एक बहुत बड़ा रोल था behind the rise of coalition governments. इसके अलावा rise of caste and sect based opportunistic politics. तो ऐसी politics जो कि caste को भुनाती है, जो कि sect को भुनाती है, जो caste based vote bank create करती है, जो कि particular मान लो जिनका जो vote bank है वो दलित्स या जो downtrodden caste है, उस बेसिस पे जो लोग आगे राजनीति में बढ़ते हैं, वहां से उस चीज का जब बिगिनिंग हुआ तो वहीं से जो है कोलिशन गवर्नमेंट का भी राइज होना शुरू हुआ। सो दीज आर द मेन 3 रीजंस व्हाई कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव फॉर्म्ड। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर चैप्टर व्हिच इज कमिंग फॉर योर टर्म 2 एग्जाम्स। मैंने सारे मेजर पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अपने क्विक रिविजन में बहुत हेल्प करने वाली है। सो मेक श्योर you share it with all of your friends. Do like the video, and if you're new to the channel, please subscribe it and help my channel grow. Thank you so much for watching the video. I will see in a new one. Bye till then.